हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरपीएससी स्टडी हब। आज हम बात करेंगे कोरोना संबंधी प्रश्न और उत्तर के बारे में। ओके, कि कोरोना से रिलेटेड कौन कौन से प्रश्न और उत्तर जो अपकमिंग जितनी भी एग्ज़ाम्स है उसमें पूछे जा सकते हैं। तो ये जो प्रश्न उत्तर है वो हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसमें कोविड से रिलेटेड सारे क्वेश्चन जो है वो कवर किए गए हैं। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन के बारे में। प्रश्न है, कोविड-19 के नामकरण से संबंधित अवधारणाएं लिखिए। यानी कोविड-19 जो है उसमें कौन कौन से जो नामकरण किए गए हैं उसके बारे में बताना है। ठीक है, तो 9 जनवरी 2020 को चीन के शोधकर्ताओं ने कोरोना वायरस के रूप में इसकी पहचान की। इसके बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे नोवेल कोरोना वायरस 2019 ठीक है एनकोव नाम दिया। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने फिर इसका नाम रख दिया नोवेल कोरोना वायरस 2019। फिर 11 फरवरी 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वायरस जनित इस बीमारी का नाम कोविड-19 कोरोना वायरस डिजीज रखा। कोविड-19 का स्रोत जो है वो है SARS-CoV-2 इसका क्या है, स्रोत है। ओके, कोरोना का स्रोत हो गया SARS-CoV-2। सिवियर, अब सार्स जो है इसका SARS-CoV-2 जो हो गया हमारा सिवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस। ठीक है, ये इसका जो है नाम हो गया। इस वायरस के थ्रू जो है ये कोविड-19 जो है फैलता है। यानी कोविड-19 का स्रोत क्या हो गया, SARS-CoV-2। फिर वापस से अगर हम बात करें दूसरे प्रश्न की, एपिडेमिक महामारी क्या होती है। एपिडेमिक महामारी क्या होती है, जनसंख्या या क्षेत्र विशेष में महाप्रकोप के रूप में किसी बीमारी का फैलना। यानी कोई जनसंख्या है, कोई क्षेत्र विशेष है, वहाँ पर जब कोई बीमारी जो है महाप्रकोप यानी कि बहुत सारी लोगों में जब हो जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एपिडेमिक बोलते हैं। और विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है ऐसी बीमारी को फिर वो एपिडेमिक जो है वो घोषित कर देता है। वर्तमान प्रकोप के रूप में चीन में नए वायरस के रूप में फ्लू लाइक इलेक्स का फैलना, जिसे महामारी कहा जा सकता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है पेंडेमिक सर्वव्यापी बीमारी क्या होती है। अब यहाँ पर बात करें हम पेंडेमिक की। बड़े भौगोलिक क्षेत्रों में, बहुराष्ट्रों में या महाद्वीपों में आमतौर पर जनसंख्या के एक बड़े व महत्वपूर्ण अनुपात को प्रभावित करना। ठीक है, अब ये पेंडेमिक में क्या होता है कि एक बड़ा भाग होता है, चाहे महाद्वीप हो ठीक है या कोई बहुराष्ट्र हो, उसके पर्टिकुलरली बहुत बड़े एरिया को जो है वो जब प्रभावित की जाती है तो वो क्या कहलाती है, ये यहाँ पर पेंडेमिक कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, कोरोना वायरस का संचरण किस प्रकार से हुआ है। कोरोना वायरस का संचरण किस प्रकार से हुआ है, यह माना जाता है कि यह वायरस जानवरों के श्वसन तंत्र से स्रावित तरल पदार्थ के माध्यम से मनुष्य में फैला था। ठीक है, तत्पश्चात इसका प्रसार मनुष्यों का एक दूसरे से हाथ मिलाने, छूने, छींकने, खांसने से या एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य के संपर्क में आने से हुआ। तो इस तरह से कोरोना वायरस का संचरण जो है वो माना जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नोवेल कोरोना वायरस की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। अब ये क्वेश्चन जो है वो आरएस के इंटरव्यू में पूछा जा रहा है। इसके अलावा और भी एग्जाम्स है उसमें भी पूछा जा सकता है। नोवेल कोरोना वायरस की उत्पत्ति चीन का जो वुहान शहर है वहाँ से हुई, जहाँ उत्पत्ति पश्चात इसका संक्रमण व प्रसार लोगों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने से हुआ। चीन सरकार द्वारा वायरस से संबंधित जानकारी छुपाना और वायरस की उत्पत्ति संबंधी जानकारी से इनकार करना संपूर्ण विश्व के लिए विकराल सिद्ध हुई। लॉकडाउन, कर्फ्यू व स्वास्थ्य संबंधी तैयारियां छुपाने से इस वायरस का प्रसार आसानी से अन्य देशों तक भी हो गया। ठीक है, इससे जो है ये जो रीजंस है इसके कारण जो है कोरोना वायरस का जो प्रसार है वो विश्व के विभिन्न देशों में भी हुआ। इसके बाद में इसका वाहक जो है वो माना जा रहा है पेंगोलिन, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है एक पेंगोलिन। ठीक है, उसके थ्रू जो है ये नोवेल कोरोना वायरस जो है वो जगह जगह फैला है। उसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, उष्मायन अवधि इंक्यूबेशन पीरियड क्या है। कोविड-19 वायरस की उष्मायन अवधि कितनी होती है। उष्मायन अवधि यानी इंक्यूबेशन पीरियड, आप उसको जानते हैं इंक्यूबेशन पीरियड, ये भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में बना हुआ रहता है। संक्रमण के संपर्क में आने तथा उसके लक्षण उत्पन्न होने के बीच का समय जो है वो इंक्यूबेशन पीरियड होता है। यानी संपर्क, कोई भी व्यक्ति जो है वो कोरोना वायरस से ग्रस्त है तो उसके संक्रमण के संपर्क में आ गए और साथ ही उसके लक्षण जो है वो कितने दिन में डेवलप होते हैं, उसके बीच के समय को हम इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। कोविड-19 का जो इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो लगभग 1 से 14 दिन का है, तभी तो 14 डेज़ के लिए क्वारंटाइन किया जाता है।
संपर्क में आने तथा उसके लक्षण सामने आने के बीच का समय जो है 114 दिन का निर्धारित किया गया है। केवल 5 दिनों की औसत ऊष्मायन अवधि कोरोना वायरस की है। औसत अवधि तो 5 दिनों की है, लेकिन 1 से 14 दिन के बीच में जो है वो लक्षण जो है वो शो होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं WHO द्वारा कोविड-19 को महामारी कब घोषित किया गया। अब हम बात करें कि WHO ने जो है इसको महामारी कब घोषित किया। 30 जनवरी 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कोविड-19 को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न के रूप में घोषित किया। हम 11 मार्च 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड-19 को वैश्विक महामारी जो है वो घोषित किया, यानी 11 मार्च 2020 को वैश्विक महामारी जो है वो घोषित की गई। ओके, अब हम नेक्स्ट बात करें, ये जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी क्या है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी जो ICMR के मुख्य संस्थाओं में से एक है। जो ICMR संस्था है हमारी, उस ठीक है, उसकी एक संस्था है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। ओके, और इसकी स्थापना जो है वो पुणे महाराष्ट्र में 1952 में वायरस रिसर्च सेंटर के रूप में ICMR तथा रॉकफेलर फाउंडेशन जो है USA के अंतर्गत इसकी स्थापना जो है की गई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं हम क्वारंटाइन एवं आइसोलेशन। क्वारंटाइन और पृथक्करण, आइसोलेशन जो है ये क्या होते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस होते हैं, आइए जानते हैं। किसी स्वस्थ व्यक्ति का किसी संक्रमण के संपर्क में आने पर या लक्षण की उत्पत्ति होने पर उसके संचलन को प्रतिबंधित किया जाता है। उदाहरणतः जापान में डायमंड प्रिंसेस क्रूज शिप के यात्रियों को क्वारंटाइन किया गया था। यानी क्या हो गया, कोई स्वस्थ व्यक्ति का है, ठीक है, किसी संक्रमण के संपर्क में आने पर तथा उसके लक्षण उत्पत्ति होने पर उसके संचलन को क्या किया जाता है, यहाँ पर प्रतिबंधित किया जाता है, जिससे क्या हो, अन्य लोगों में भी जो है ये संक्रमण जो है ना फैले। तो इसी के लिए हम क्वारंटाइन जो है प्रोसेस अपनाते हैं। पृथक्करण क्या है, आइसोलेशन ये हो गया, बीमारी संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए स्वस्थ व्यक्तियों को संक्रमित लोगों से अलग रखना जो है वो क्या कहलाता है, आइसोलेशन। इस तरह से आइसोलेशन क्वारंटाइन जो है वो बिल्कुल अलग अलग है। ओके, नेक्स्ट है हमारा SCQ, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वाइन। ओके, यह मलेरिया के इलाज में उपयोग में लाई गई पुरानी दवा है, जिसे कोविड-19 के उपचार में भी प्रयोग में लाया गया। इससे सफलतापूर्वक उपचार करना संभव हो पाया है SCQ से। तो ये एक क्या है, कोरोना-19 के उपचार में लाई गई एक दवा है, पुरानी दवा है ये। फिर नेक्स्ट है PPE किट, ये भी इंपॉर्टेंट है। PPE किट काफ़ी काम आता है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, इसको बोलते हैं पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, इसकी फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा। PPE एक विशेष पहनावा तथा इक्विपमेंट है जिसे खतरनाक बीमारियों से बचाव के लिए सेफ गार्ड की तरह पहनने के उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, इस किट को है पूरा टर्म कम्प्लीटली पहना जाता है। नेक्स्ट है हमारा स्वास्थ्य दृष्टिकोण। स्वास्थ्य दृष्टिकोण क्या है, एक स्वास्थ्य क्षेत्रीय सहयोगात्मक तथा ट्रांसडिसिप्लिनरी दृष्टिकोण है जो लोकल, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इष्टतम स्वास्थ्य और सद्भावना के परिणामों को प्राप्त करने के लिए लोगों के मध्य परस्पर संबंधों को मान्यता देता है। लोगों, जानवरों, पौधों तथा पर्यावरणीय संबंधों को मान्यता जो है ये प्रदान करता है स्वास्थ्य दृष्टिकोण। तो इस तरह से जो है ये वर्क करता है। फिर नेक्स्ट हमारा आता है वैक्सीन राष्ट्रवाद। वैक्सीन नेशनलिज्म क्या है, इसकी अवधारणा जो है वो बताइए। वैक्सीन जो नेशनलिज्म है, वैक्सीन राष्ट्रवाद है जब कोई राष्ट्र देश के नागरिकों के लिए वैक्सीन डोज को सुरक्षित रखती है तथा अपने घरेलू बाजार को प्राथमिकता प्रदान करती है, तत्पश्चात वह अन्य देशों के लिए उपलब्ध कराती है, तो इसे राष्ट्रवाद वैक्सीन कहते हैं। यानी क्या हो गया, मान लो कि इंडिया है, तो इंडिया में अगर कोई वैक्सीन बन रही है तो पहले क्या करेगी, वो अपने इंडिया के लोगों के लिए सुरक्षित रखेगी, फिर उसके पास एक्स्ट्रा वैक्सीन रहती है तो वो अन्य देशों को भी उपलब्ध करवाएगी, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, राष्ट्रवाद वैक्सीन। ये सरकार तथा वैक्सीन निर्माता के बीच पूर्व खरीदे गए समझौते के आधार पर किया जाता है। ओके, फिर नेक्स्ट हम बात करें कोविड-19 जो स्ट्रेन है वो क्या है। कोविड-19 स्ट्रेन क्या है, यूके में कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन अभी हाल ही में सामने आया है और भारत सहित अन्य देशों में तेजी से फैल रहा है। कुछ स्रोतों के आधार पर वायरस का ये वेरिएंट सामान्य स्ट्रेन से 70% ज़्यादा संक्रामक है।
भारत में नवीन स्ट्रेन के सकारात्मक केस का पहला साक्ष्य दिसंबर 2020 के अंत में सामने आया था, परंतु विचारकों का मानना है कि विकसित हुई वैक्सीन वायरस के इस नए स्ट्रेन पर भी समान रूप से काम करेगा। यानी कोविड-19 के स्ट्रेन जो है वो अलग अलग है, वेरिएंट जो है वो अलग अलग है। जैसे मान लो वेरिएंट की बात करें तो अल्फा, बीटा, गामा हो गया, डेल्टा प्लस, डिफरेंट टाइप के जो है डिफरेंट टाइप के वेरिएंट्स जो है वो कोविड-19 में पाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसिम्प्टोमेटिक जो है ये क्या होता है? लक्षणों की उपस्थिति का कम दिखाई देना। एसिम्प्टोमेटिक होने के कारण एंटीबॉडी बनने के बाद भी कोरोना वायरस की संभावना रहती है। लोगों में फैलाने की संभावना ज़्यादा, क्योंकि आमतौर पर इसमें लक्षण दिखाई नहीं देते हैं, तो इसको हम बोलते हैं एसिम्प्टोमेटिक। यानी एंटीबॉडी बनने के बाद भी क्या होता है, कोरोना वायरस जो है वो हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करें N95 जो है, उसमें N क्या है? सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल CDC के अनुसार N का तात्पर्य नॉट रेजिस्टेंट टू ऑयल। N95 का अभिप्राय सावधानी से परीक्षण के अधीन श्वास यंत्र का 95% छोटे छोटे कणों का अवरुद्ध कर दिया जाना, यानी लगभग 0.3 माइक्रोन के जो कण होते हैं, ठीक है, उनको जो है जो श्वास नली के जो हमारा श्वसन तंत्र है उसके थ्रू, जो नाक के थ्रू जब वो अंदर जाते हैं, ठीक है, तो उसको रोकने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? N95 जो हो गया नॉट रेजिडेंट टू ऑयल। तभी N95 मास्क जो है वो बनाए गए हैं, ताकि क्या हो, नाक में जो है जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे कण हैं, वो नहीं जा पाए और कोरोना वायरस जो है वो बॉडी में क्या हो, नहीं पहुँच पाए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग क्या है? कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ये होती है उन लोगों की पहचान करना तथा मॉनिटर करना जो संक्रमित लोगों के संपर्क में आए हैं। कोविड-19 के केस में बीमारी को रोकने तथा फैलने से बचाने के लिए सेल्फ क्वारंटाइन का प्रयोग किया जाता है। तो अब इसमें क्या होगा, ऐसे लोगों की पहचान की जाएगी, उनका लगातार मॉनिटरिंग की जाएगी जो संक्रमित जो है लोगों के संपर्क में आए हैं। जैसे मान लो किसी के कोरोना हो गया है, तो कोरोना से रिलेटेड जितने भी लोग होते हैं, मान लो उनके फैमिली मेम्बर या कोई मिला है, फ्रेंड्स वगैरह, तो उनको जो है लगातार जो उनकी मॉनिटरिंग की जाती है कि उनको जो है समय पर जो है उपचार मिले और साथ ही कोरोना को जो है रोका जाए। इसलिए सेल्फ क्वारंटाइन का प्रयोग भी इसमें किया जाता है। सोशल डिस्टेंसिंग क्या है? 2 लोगों के मध्य लगभग 6 फीट की दूरी बनाए रखने की प्रक्रिया की सलाह जो है वायरस को फैलने से रोकने के लिए दी गई है। यानी 6 फीट की दूरी जो है इसमें बनाई जाएगी। बड़ी सभाओं को रद्द करना, घर पर रहकर कार्य करना इत्यादि सोशल डिस्टेंसिंग का हिस्सा है। वर्क फ्रॉम होम जो है ये भी क्या है, सोशल डिस्टेंसिंग का ही एक हिस्सा है। नेक्स्ट है हमारा सकारात्मक दर, पॉजिटिवली रेट। यह वह दर है जिसमें कुल टेस्टेड लोगों में से उन लोगों की संख्या शामिल है जो पॉजिटिव पाए गए हैं। यदि वायरस के कारण सकारात्मक दर ज़्यादा है, तब वहाँ संभावना है कि उच्च रिस्क ग्रुप का ही टेस्ट किया गया हो। ओके, इस तरह से इसमें जो है, इसमें क्या होगा कि सकारात्मक दर में क्या होगा, जिसमें कुल टेस्टेड लोगों में से वो संख्या शामिल है जिसमें लोग क्या है अधिक पॉजिटिवली जो है वो पाए गए हैं। ठीक है, अगर जहाँ पर सकारात्मक दर ज़्यादा होती है, पॉजिटिवली रेट ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर ये होता है कि उच्च रिस्क ग्रुप का टेस्ट जो है वो किया गया है। फिर नेक्स्ट है वेंटिलेटर। सेकेंड वेव में जो है वेंटिलेटर जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन गया था, क्योंकि वेंटिलेटर पर ही क्या हो रहा था, जो कोरोना के जो मरीज़ हैं उनका इलाज चल रहा था। यदि व्यक्ति के स्वतंत्र तंत्र में खराबी के कारण ऑक्सीजन अवरुद्ध हो जाता है, तब कृत्रिम रूप से मशीनों के द्वारा उसके फेफड़ों को हवा दी जाती है। अब जब कोविड-19 की जब सेकेंड वेव आई थी, तो उसमें जो है काफ़ी लोगों के स्वतंत्र तंत्र में जो है ना, यानी उनका जो श्वसन तंत्र है उसमें प्रॉब्लम हो गई थी, उनको जो ऑक्सीजन लेने में काफ़ी परेशानी हो रही थी। तो फिर कृत्रिम रूप से जो है मशीनों के द्वारा जब फेफड़ों में हवा दी जाती है, यानी ऑक्सीजन दी जा रही थी, तो उसी को हम उस जो यंत्र है, ठीक है, यानी जो इक्विपमेंट है उसको हम वेंटिलेटर बोलते हैं। व्यक्ति के विंड पाइप से वेंटिलेटर की ट्यूब को जोड़ा जाता है। व्यक्ति का जो विंड पाइप होता है उससे वेंटिलेटर की ट्यूब जो है वो जोड़ दी जाती है। ठीक है, वहीं से क्या होता है, जो ऑक्सीजन जो है वो दी जाती है, जिसे इंक्यूबेशन की प्रक्रिया भी कहते हैं। इसे इंक्यूबेशन की प्रक्रिया भी इंट्यूबेशन की प्रक्रिया भी कहते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट हम और चलते हैं क्वेश्चन के बारे में। अब हम बात करेंगे थर्मल स्कैनिंग। थर्मल स्कैनिंग क्या होती है?
यह उपकरण व्यक्ति का तापीय परीक्षण करता है, जिससे पता चलता है कि उस व्यक्ति को बुखार है या नहीं। गौरतलब है कि यह उपकरण कोविड-19 संक्रमण की जांच करने का यंत्र नहीं है। अब इस उपकरण में जो है ना, केवल बॉडी का टेम्परेचर जो है वो मापा जाता है, ठीक है। ये इससे केवल ये पता लगता है कि व्यक्ति को बुखार है या नहीं है, मतलब प्राइमरी जो सिम्टम्स होते हैं वो हल्का फुल्का पता चलता है, लेकिन ये पता नहीं चलता कि कोविड-19 जो है वो हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये हो गया थर्मल स्कैनिंग। दूसरा क्वेश्चन हमारा आता है, प्लाज्मा से क्या तात्पर्य है, इसके कार्य लिखिए। रक्त प्लाज्मा रक्त का पीले रंग का तरल घटक होता है, जिसमें यह कुल रक्त की मात्रा का लगभग 55% होता है। इसका अधिकांशतः जो अंश होता है वो जल होता है। शेष 45 इसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होती है, यानी लाल रक्त कणिकाएं, सफ़ेद रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स इसमें होती है, जो प्लाज्मा में उपस्थित रहते हैं। अब हम बात करें वर्क ऑफ प्लाज्मा। प्लाज्मा के क्या क्या कार्य होते हैं। यह ब्लड प्रेशर तथा ऑस्मोटिक प्रेशर बनाए रखने में क्या करता है, हेल्प करता है। दूसरा कार्य इसका, यह क्रिटिकल प्रोटीन की पूर्ति कर रक्त का थक्का बनाने तथा प्रोटीन प्रतिरक्षा का कार्य भी करता है। यह मांसपेशियों तथा इलेक्ट्रोलाइट जैसे सोडियम पोटेशियम ले जाने का कार्य भी जो है करता है। ये शरीर में पीएच संतुलन बनाए रखने में भी सहायक होता है, जो कोशिका की कार्य प्रक्रिया के लिए आवश्यक है। प्लाज्मा जो है ये क्या होता है, इसके बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो भी बनाया है, जिसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप उसको और अच्छे से देख सकते हैं कि प्लाज्मा जो है क्या है, उसके वर्क क्या है, उसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, उस पर सब डिटेल से मैंने एक वीडियो बनाया है। अब वापस चलते हैं कि कोविड-19 संक्रमित के लक्षणों का वर्णन कीजिए। कोविड-19 जो है संक्रमित जो हो गया कोई, तो उसके लक्षण के कौन कौन से लक्षण हैं वो बताइए। कोरोना वायरस लोगों को अलग अलग तरह से प्रभावित करता है। सामान्य लक्षण जो होते हैं इसके, बुखार हो गया, थकान हो जाती है, सर दर्द हो जाता है, सूखी खांसी चलती है, टेस्ट नहीं आता है, आंखों में परेशानी होती है, शरीर में हल्का दर्द हो जाता है, ठीक है। और इसके अलावा शरीर में, बॉडी में पेन भी रहता है, गले में खराश रहती है इत्यादि। तथा गंभीर लक्षणों में सांस लेने में कठिनाई, ऑक्सीजन लेवल का गिरना, सीने में दर्द, दबाव, शिकायत, निमोनिया, सॉर्स, किडनी फेल होना और मृत्यु तक हो जाना जो है सारे कोरोना के क्या है, ये सिम्टम्स हैं। एक संक्रमित शरीर में धीमी शुरुआत के पश्चात दूसरे सप्ताह में वायरस का इसका तेजी से प्रसार होना भी है। दूसरा है हाइपोक्सोमिया। हाइपोक्सीमिया जो है, इससे तात्पर्य होता है कि रक्त में ऑक्सीजन की असामान्य रूप से कम सांद्रता होना, जिससे सांस लेने में क्या होती है, तकलीफ हो जाती है। तो एक समस्या ये भी जो है वो दिखाई पड़ती है कोविड-19 में, हाइपोक्सीमिया में, कि ऑक्सीजन जो है उसकी सांद्रता जो है बॉडी में कम हो जाती है, रक्त में जो है कम हो जाती है। तो इससे क्या होता है, क्योंकि शरीर का ऑक्सीजन लेवल जो है वो कम हो जाता है, और इससे क्या होता है, ऑक्सीजन थेरेपी देनी होती है, या तो चाहे वेंटिलेटर के थ्रू हो या फिर कोई और जो ऑक्सीजन जो है और किसी इक्विपमेंट के थ्रू ऑक्सीजन जो है वो दी जाती है। नेक्स्ट पे हम बात करते हैं कोरोना वायरस के निवारण व रोकथाम के उपाय लिखिए। अब कोरोना वायरस के निवारण और रोकथाम के उपाय के बारे में पूछा जा रहा है। एक तो ये कि 20 सेकंड तक हाथों को साबुन या अल्कोहल बेस्ड हैंड वॉश से अच्छी तरह धोएं और हाथों की सफाई का आवश्यक ध्यान रखें। यानी हाथों को जो है बार बार हाथ धोना, बार बार साफ करते रहना है। अगर आपने कोई गलत गंदे हाथों से कुछ काम कर लिया है, या फिर हाथों को इधर उधर चेहरों पर, नाक पर वगैरह पर हाथ नहीं लगाना है। खांसी या छींकते समय अपने मुंह व नाक को किसी मास्क, डिस्पोजेबल टिश्यू या कोहनी में ढककर रखना चाहिए। गंदे हाथों से नाक, आँख, मुंह को बार बार नहीं छूना चाहिए। रेस्पिरेटरी यानी सांस से जुड़ी बीमारी के लक्षण किसी में दिखे तो उसे दूर ही रहें। अगर स्वयं भी खांसी, जुकाम व अन्य लक्षणों से पीड़ित है तो स्वयं को सेल्फ आइसोलेट कर सकते हैं। 1 से 3 मीटर की दूरी बनाए रखें। पब्लिक प्लेस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कुछ भी छूने या किसी भी हाथ मिलाने से बचना चाहिए। तो इससे कोरोना वायरस जो है हम काफ़ी हद तक रोक सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरोना वायरस क्या है? कोरोना वायरस कई प्रकार के विषाणुओं का एक समूह है जिसके कारण मानव तंत्र में संक्रमण हो रहा है, जिसमें हल्की सर्दी जुकाम से लेकर मृत्यु तक हो सकती है। इन वायरसों या विषाणुओं में मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, मर्स-कोव, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, सर्स-कोव और कोविड-19 शामिल है। यानी 3 जो है वायरस जो है इसके अंदर शामिल है, मर्स-कोव, सर्स-कोव और कोविड-19। ये वायरस प्रोटीन स्पाइक के अलावा के आवरण से घिरे एक आनुवंशिक पदार्थ से मिलकर बने होते हैं, जो इसे एक मुकुट का रूप देते हैं। लैटिन भाषा में कोरोना को क्राउन भी कहते हैं। कोरोना वायरस जूनोटिक होते हैं, अर्थात ये जानवरों से भी मनुष्य में फैल सकते हैं। ये जूनोटिक भी होते हैं, जानवरों से मनुष्य में फैल सकते हैं।
उसके अलावा सार्स कोव जो है उसका प्रसार सिवेट बिल्ली से मनुष्यों में हुआ था। मर्स कोव का प्रसार डोमेडिटरी ऊंट से मनुष्य में हुआ था, किंतु कई ज्ञात कोरोना वायरस का प्रसार जानवरों में हुआ है किंतु मनुष्य में नहीं हुआ है। वर्तमान प्रकोप के आधार पर वैज्ञानिकों द्वारा पाया गया है कि यह कोरोना वायरस का एक नया स्ट्रेन है। इस प्रकार इसकी नवीन रूप में प्राप्ति के कारण इसे नोवेल या एन कोरोना कहा जा रहा है। बाद में इसे सार्स कोव 2 नाम प्रदान किया गया। इस तरह से इसका नामकरण जो है वो किया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वायरस या वायरल संक्रमण क्या होता है। वायरस प्राय सभी जगह पाए जाते हैं जिनकी उत्पत्ति स्पष्ट नहीं होती है। वायरस न तो मृत होते हैं और न ही जीवित होते हैं, लेकिन इनका निवास जीवन की धार द एज ऑफ लाइफ माना जाता है। ओके, ये नाभि के अम्ल और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। नाभि के जो हम न्यूक्लियस जो एसिड होता है या प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। विषाणुओं की संरचना बहुत साधारण होती है। इनके आनुवांशिक पदार्थ डीएनए आरएनए की एक सेंट्रल कोर होती है जो कि कैप्सिड नामक एक प्रोटीन के आवरण से ढकी हुई होती है। कैप्सिड स्वयं छोटी छोटी इकाइयों की बनी हुई होती है। हालांकि वायरस में क्या होते हैं, जीन्स होते हैं, किंतु इसका कोई कोशिकीय ढांचा नहीं होता। इसीलिए वायरस बिना कोशिका की संक्रमित किए प्रतिकृति नहीं बना सकते हैं। एक बार कोशिका में प्रवेश के उपरांत ये मेजबान कोशिका के ढांचे संरचना का प्रयोग कर स्वयं की प्रतिकृति बनाने लगता है। यानी अगर कोशिका के कोई भी कोशिका है उसमें एक बार प्रवेश कर जाता है तो जिस कोशिका में ये प्रवेश करता है उसके अनुरूप ही जो है खुद को डाल लेता है। यानी खुद का कोई अस्तित्व नहीं होता है बाहर, लेकिन जैसे ही बॉडी में जो प्रवेश करता है तो क्या हो जाता है, बॉडी में प्रवेश करते ही जो है वो एक जीवित की भांति बिहेव करने लग जाता है। नेक्स्ट है मेजबान कोशिका, जो होस्ट सेल से वायरस के मोचन से इसकी झिल्ली तथा कोशिका की दीवार फट जाती है जिससे कोशिका मृत हो जाती है। इस तरह से जो है ये वायरस जो वायरल संक्रमण जो है वो फैलता है। नेक्स्ट हम बात करें भारतीय स्वास्थ्य प्राधिकारियों द्वारा कोविड-19 संनियंत्रण के संदर्भ में सामान्य रूप से उपचार हेतु कौन कौन सी दवाइयाँ जो है वो अपनाई गई है। भारतीय स्वास्थ्य प्राधिकारियों द्वारा कोविड-19 के उपचार हेतु सभी प्रोटोकॉल्स का पालन किया गया, जिसमें निम्नलिखित समय है। एक तो रेमडेसिविर एंटीवायरल ड्रग जो काफ़ी फेमस हुआ था, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन HCQ मलेरिया ड्रग हो गया, इसके अलावा लोपिनावीर एंड राइटोनवीर एंटी HIV कॉम्बिनेशन हो गया, इंटरफेरॉन इम्यूनिटी मॉड्यूलेटर। तो ये 4 जो है कोविड के उपचार के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट थी और अभी भी है। भारत सरकार द्वारा HCQ को H1 ड्रग में अनुसूचित किया गया है, जो कि पर्चे के आधार पर ही खरीदी या बेची जा सकती है। ड्रग व कॉस्मेटिक नियम 1945 के अनुसार भारत में कोविड-19 के रोगियों के उपचार हेतु प्लाज्मा थेरेपी जो है प्रदान की जा रही है। अब प्लाज्मा थेरेपी जो है उसमें अभी थोड़ा चेंजेस हो चुका है। प्लाज्मा थेरेपी पर यह कहा गया है कि प्लाज्मा थेरेपी जो है वो कोविड-19 के उपचार के लिए सही नहीं है, क्योंकि ये हर जो पेशेंट है उसके ऊपर जो है वर्क नहीं कर पा रही है प्रॉपरली। तो अभी इसको थोड़े टाइम के लिए स्थगित कर दिया गया है। ICMR द्वारा स्वास्थ्य कर्मियों जैसे उच्च जोखिम वाले व्यक्तियों को HCQ के उपयोग की सलाह दी है ताकि कोविड-19 के प्रसार के दर को रोका जा सके। तो इस तरह से जो है ये है। नेक्स्ट हम देखें जूनोटिक बीमारियां क्या है तथा ये किस प्रकार फैलती है। अब जूनोटिक जो बीमारियां होती है वो जानवरों से मानव में फैलती है, तो उसको हम बोलते हैं जूनोटिक बीमारियां। ये किस प्रकार फैलती है आइए देखते हैं। वह बीमारियां या संक्रमण जो जानवरों से मानव में फैलता है इसे जूनोटिक बीमारियां कहते हैं। चिंता का मुख्य विषय यह है कि मनुष्य के लिए नहीं है और इसके खिलाफ मनुष्य में प्रतिरोधक क्षमता अभी विकसित नहीं हुई है। जूनोटिक बीमारियों को जूनोसिस भी कहते हैं। ये हानिकारक सूक्ष्मजीव जैसे बैक्टीरिया, वायरस, कवक, परजीवी से होती है। यानी ये कोई भी सूक्ष्मजीव हो सकता है, बैक्टीरिया हो, चाहे वायरस हो, चाहे कवक हो, चाहे परजीवी हो, इन सभी से जूनोटिक बीमारियां जो है वो फैल सकती है। अब जूनोटिक बीमारियां जो होती है उनका प्रसार जो है वो कैसे होता है, एक तो होता है सीधे संपर्क में आने से, दूसरा होता है अप्रत्यक्ष संपर्क में आने से, तीसरा होता है वेक्टर बॉन्ड और फोर्थ होता है फूड बॉन्ड। तो देखते हैं सीधे संपर्क में आने से क्या है। किसी जंतु के थूक, पेशाब, मलमूत्र व अन्य शरीर से उत्सर्जित द्रव के संपर्क में आते हैं, तो सीधे संपर्क में आ गए तो फिर क्या होगा, जूनोटिक बीमारियां जो है वो फैल जाती है। मानो जंतु ने थूक दिया, टॉयलेट कर दिया, ठीक है,
तो उससे शरीर के जितने भी द्रव होंगे उसके संपर्क में आते ही क्या होगी, जूनोटिक बीमारियाँ जो है वो हो जाती है। फिर अप्रत्यक्ष संपर्क से मतलब ये हो गया पशु आवास के संपर्क में आने से या उन वस्तुओं के संपर्क में आने से जिनमें कीटाणुओं का वास हो। यानी पशु का मान लो कोई भी आवास में वहाँ पे संपर्क में आ गई या पशु की कोई वस्तु हो गई, उसको छू लेने से संपर्क में आ गए तो फिर हो सकती है जूनोटिक बीमारियाँ। वेक्टर बॉर्न में क्या होता है, किसी कीट पतंग जैसे मच्छर, पिस्सू इत्यादि के काटने पर हो जाता है। फूड बॉर्न में हो गया दूषित या संक्रमित भोजन करने पर भी क्या हो जाता है, जूनोटिक बीमारियाँ जो है वो हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करें हर्ड इम्यूनिटी क्या है, कोरोना नियंत्रण में यह किस प्रकार सहायक होती है। अब जैसे कि वैक्सीन लगाते हैं तो वैक्सीन लगाने के बाद सब यही देखते हैं कि हर्ड इम्यूनिटी जो है वो बनी या नहीं बनी कोरोना वैक्सीन जो है उसके खिलाफ। तो यही देखा जा रहा है कि हर्ड इम्यूनिटी क्या है। हर्ड इम्यूनिटी जो क्या है ये इंपॉर्टेंट है। यह एक घातक संक्रामक बीमारी से अप्रत्यक्ष संरक्षण है। कोई भी घातक बीमारी जो होती है उसका अप्रत्यक्ष रूप से क्या करती है, संरक्षण करती है, जिसमें जनसंख्या में वैक्सीनेशन के माध्यम से या पिछले संक्रमण के माध्यम से इम्यूनिटी का विकास किया जाता है। या तो इसमें वैक्सीनेशन के द्वारा हर्ड इम्यूनिटी बनाई जाती है या फिर पिछला कोई संक्रमण हुआ है तो उसके आधार पर जो है हर्ड इम्यूनिटी जो है वो डेवलप की जाती है। वैक्सीनेटेड और इम्यून व्यक्ति जो होता है बफर की तरह उन लोगों के बीच कार्य करते हैं जो या तो संक्रमित है या वैक्सीनेटेड नहीं है या जिनके शरीर में वैक्सीन ने प्रतिरक्षा का ट्रिगर नहीं किया गया है। अब वैक्सीनेटेड हो गया या फिर कोई इम्यून वाला व्यक्ति है तो ये उन लोगों के बीच में क्या कर ऐसा काम करता है कि किस तरह से जो है वो हर्ड इम्यूनिटी को जो है वो बढ़ाया जाए। एक बार हर्ड इम्यूनिटी स्थापित होने से बीमारी की क्षमता को फैलने में अवरुद्ध किया जा सकता है और या इसको फैलने से रोका जा सकता है। ओके, आगे हम देखते हैं वक्र समतल की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लैटरिंग द कर्व क्या है। WHO के द्वारा बार बार रेखांकित किए गए वाक्य फ्लैटरिंग द कर्व को कोरोना वायरस प्रकोप के खिलाफ निपटान हेतु तथा सभी राष्ट्रों को सुरक्षा उपायों के व्यापक रूप से पालन करने हेतु लिया गया है। वक्र को समतल करने की अवधारणा का उद्देश्य एक लंबी अवधि में नए मामलों की संख्या को कम करने के लिए ताकि लोगों की देखभाल के लिए बेहतर पहुंच सुनिश्चित हो। इस दृष्टिकोण से लोगों की जान बचाना, वैक्सीन का विकास करना, ट्रीटमेंट के लिए समय जुटाना एकमात्र लक्ष्य होता है। महामारी विज्ञान में यह कर्व या वक्र किसी समयावधि में नए मामलों की अनुमानित संख्या पर क्या होता है, ये आधारित जो है होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंजुगेट वैक्सीन, संयुग्म वैक्सीन क्या है। कंजुगेट वैक्सीन में क्या होता है, यह पुनः संयोजन वैक्सीन रिकॉम्बिनेट वैक्सीन जो होती है उसके समान होती है किंतु बैक्टीरिया के कोट के टुकड़ों का उपयोग करके बनाई जाती है। ये कोट रासायनिक रूप से एक वाहक प्रोटीन से जुड़े होते हैं और संयोजन को एक टीके के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस वैक्सीन का प्रयोग संयुक्त प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को मजबूती प्रदान करने के लिए किया जाता है। वर्तमान में ये वैक्सीन शिशु के लिए क्या है उपलब्ध है जो कि न्यूमोकोकल जीवाणु संक्रमण के विरुद्ध बच्चों को दिया जाता है, जिसमें इसी प्रक्रिया का जो है प्रयोग किया जाता है, कंजुगेट वैक्सीन, संयुग्म वैक्सीन जो है। उसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, सीरोलॉजिकल सर्वे यानी सीरो सर्वे क्या होता है। सीरोलॉजिकल सर्वे जनसंख्या में बीमारियों की व्यापकता तक पहुंचने का प्रयास करता है, लोगों में वायरस के खिलाफ विशिष्ट एंटीबॉडी की उपस्थिति का पता लगाकर। इस टेस्ट को संक्रमण तथा ऑटो इम्यून इलनेस का पता लगाने के लिए भी किया जाता है। किसी व्यक्ति के किसी बीमारी के खिलाफ इम्यूनिटी विकसित करने के बाद भी इसको व्यवहार में लाया जा सकता है। इस सर्वे में IgC एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे जो एलिसा टेस्ट होता है के माध्यम से यह अनुमान लगाया जाता है कि जनसंख्या का कितना भाग SARS-CoV-2 वायरस के संपर्क में आ चुका है। मामूली संक्रमण के लिए यह IgC टेस्ट नहीं किया जाता था किंतु यह भूतकाल में हुए संक्रमण संबंधी जानकारी प्रदान करता है। यानी एक तरह से कोविड-19 जो है वो कितने लोगों में पाया गया, जनसंख्या कितने भाग में जो है ये हुआ है, उसकी जाँच पहचान जो है वो सीरो सर्वे के द्वारा जो है वो की जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोरोना रोग की जांच मूल्यांकन हेतु प्रयुक्त विभिन्न जांचों का वर्णन कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें RT-PCR, एंटीबॉडी टेस्ट, एंटीजन टेस्ट सबके बारे में बात की जाएगी। कोविड-19 के नियंत्रण हेतु जांच की विभिन्न पद्धतियों विकसित कर ली है जिसमें है RT-PCR टेस्ट। फर्स्ट है RT-PCR टेस्ट। तो RT-PCR टेस्ट द्वारा संक्रमण की जांच की जाती है। यह परीक्षण इस वायरस के आधारों की पहचान करके उसके आनुवांशिक फिंगरप्रिंट्स के आधार पर करता है, यानी आनुवांशिक जो फिंगरप्रिंट्स है उसके आधार पर टेस्ट करता है। और RT-PCR जो है वो कोविड-19 में काफ़ी ज़्यादा सही पुष्टि कर रही है। कहीं भी ट्रैवल करना हो तो RT-PCR रिपोर्ट जो है वो ज़रूरी होती है। एंटीबॉडी टेस्ट में क्या होगा,
कि इसमें एंटीबॉडी का टेस्ट करने के लिए ब्लड टेस्ट किया जाता है, जिसका मतलब कि आपको SARS-CoV-2 का पहले संक्रमण था या नहीं, ये चेक किया जाता है। एंटीजन टेस्ट, यह टेस्ट तब किया जाता है, यह पता लगाना हो कि व्यक्ति अभी भी संक्रमित है या नहीं, तब एंटीजन टेस्ट किया जाता है। ओके, अब और भी टेस्ट है। नाक व गले से सैंपल लेकर प्रोटीन की उपलब्धता की जांच के आधार पर पता लगाता है। यह PCR टेस्ट से तेज होता है, लेकिन झूठे तथ्यों की उपस्थिति की इसमें ज़्यादा संभावनाएं होती है। इसे रैपिड टेस्ट भी जो है वो कहते हैं। इसके अलावा एक टेस्ट और है, स्वैब टेस्ट, वो और देख लेते हैं। एक प्रकार का निदानात्मक परीक्षण होता है जिसमें संक्रमित व्यक्ति की जो नेजल कैविटी होती है उसे सैंपल लिया जाता है तथा लैब में परीक्षण कर वायरस की उपस्थिति की जानकारी जो है वो प्रदान की जाती है। इसे वायरल टेस्ट भी जो है कहते हैं। तो इस तरह से 4 टेस्ट जो है वो हम कोविड-19 से रिलेटेड करते हैं। नेक्स्ट है प्लाज्मा थेरेपी का कोरोना उपचार में उपयोग लिखिए। अब ये क्वेश्चन जो है वो आई थिंक नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि अभी जो है इसमें सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, उसके अलावा जितने भी विशेषज्ञ जो हैं ICMR का डिसीजन आया, उसमें जो है प्लाज्मा थेरेपी जो है कोरोना उपचार में उपयोगी साबित नहीं है। तो इसको हम एक बार थोड़ा देख लेते हैं, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है ये। यह कोरोना वायरस से पीड़ित मरीजों को पूर्व में ठीक हुए मरीजों के प्लाज्मा का उपयोग कर उपचार की एक विधि होती है। यह कोरोना वायरस के खिलाफ रिकवर हुए मरीजों में विकसित एंटीबॉडी का उपयोग करने की एक विधि है। ऐसे व्यक्ति के रक्त से प्लाज्मा लेकर या जो लोग अपना प्लाज्मा डोनेट करते हैं उनके प्लाज्मा को दूसरे मरीजों के बॉडी में जो है ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। वस्तुतः इस तकनीक में एंटीबॉडी का इस्तेमाल होता है जो किसी भी व्यक्ति की बॉडी में किसी वायरस के खिलाफ बनता है। मरीज के शरीर में एंटीबॉडी के ट्रांसफर से मरीज की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है तथा वह ठीक होने लगता है। तो कोविड-19 में तो प्लाज्मा थेरेपी वर्क नहीं करती है, लेकिन प्रोसेस जो है, अगर अन्य कोई डिजीज है तो उसमें प्रोसेस सेम रहता है कि ट्रांसफ्यूजन जो है वो किया जाता है प्लाज्मा का। कॉन्वेलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी, इस थेरेपी में रिकवर हुए मरीजों से रक्त प्लाज्मा का उपयोग गंभीर बीमारी से पीड़ित जो मरीज है उसके इलाज में किया जाता है, जिसकी मंजूरी US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेटर FDA द्वारा प्रदान की गई है। नेक्स्ट है ट्रांसमिशन क्या है। ट्रांसमिशन जो है वो देख लेते हैं हम। ट्रांसमिशन क्या है? वह विधि जिसमें बीमारी या रोग फैलता है। कोविड-19 में यह श्वास संबंधी ड्रॉपलेट्स के संपर्क में आने, हाथ मिलाने, खांसने, छींकने से फैलता है। इस महामारी ने जनता को मास्क पहनने व सोशल व फिजिकल डिस्टेंसिंग को प्रोत्साहित किया। यह वह हथियार है जिसने वायरस के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। हाथ धोना हो, सैनिटाइजर का प्रयोग करना हो, वायरस को मारने में प्रभावी जो है ये सिद्ध जो हुए हैं ट्रांसमिशन। अब ट्रांसमिशन भी कम्युनिटी ट्रांसमिशन होता है, एक होता है सुपर स्प्रेडर। यह तब होता है, कम्युनिटी ट्रांसमिशन तब होता है जब कोई व्यक्ति किसी ज्ञात संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए बिना या वायरस से संक्रमित देश की यात्रा किए बिना ही इसका शिकार हो जाता है। जैसे ही संख्याओं में बढ़ोतरी होती है उसे ट्रेस करना भी क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। तो इसको बोलते हैं हम कम्युनिटी ट्रांसमिशन। जबकि सुपर स्प्रेडर में क्या होता है, जब एक व्यक्ति या मरीज से कई लोग संक्रमित हो जाते हैं तो उस मरीज को सुपर स्प्रेडर जो है वो माना जाता है। वर्तमान कोविड-19 वायरस के समय में ऐसे कई सुपर स्प्रेडर थे जिन्होंने ट्रांसमिशन में एक बड़ी भूमिका जो है निभाई थी। नेक्स्ट हम बात करें कोरोना वायरस डिजिटल भारत हेतु एक सकारात्मक दृष्टिकोण लेकर आया, स्पष्ट कीजिए। मोदी सरकार द्वारा कोविड-19 महामारी के दौरान प्रतिक्रिया स्वरूप एक ऐसे ऐप आरोग्य सेतु को लॉन्च किया गया था। आरोग्य सेतु ऐप जो है वो डिजिटल जो हमारा है भारत, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसके विकास से लोगों का कोरोना वायरस संक्रमण के खतरे तथा जोखिम का आकलन करने में मदद मिलती है। यह लोगों को संक्रमित व्यक्ति के नज़दीक जाने पर सतर्क करता है, यानी अपने आसपास जो है कौन सा एरिया जो है वो इन्फेक्टेड है उसके बारे में जानकारी आरोग्य सेतु ऐप से मिलती है। इसका उपयोग स्वयं का स्वास्थ्य आकलन करने हेतु भी लाभदायक होता है। समाज के विभिन्न वर्गों में लोगों के घरेलू बजट का लॉकडाउन पर व्यापक प्रभाव पड़ा था। जैम ने सुरक्षा जाल की भूमिका निभाई थी। जनधन आधार, ठीक है, इसने काफ़ी सुरक्षा निभाई थी और लाखों लोगों की मदद की थी जिन्हें तत्काल मौद्रिक सहायता की आवश्यकता थी तथा उन्हें सर्वव्यापी प्रत्यक्ष लाभ प्रदान किया गया था। भारतीय राज्यों द्वारा कोविड-19 महामारी को तकनीकी प्रसार हेतु एक अवसर के रूप में प्रयोग किया गया, चाहे वो कोबोट का झारखंड सरकार द्वारा उपयोग करना हो या फिर बेंगलुरु की नगर निगम द्वारा ड्रोन्स का उपयोग, कीटाणुनाशक छिड़काव हो, क्षेत्रों का निरीक्षण हो, कंटेनमेंट जोन का मॉनिटर करना हो या पब्लिक घोषणा हेतु किया गया हो। तो इस तरह से जो है वो उपयोग जो है इसमें किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये आता है, महामारी अधिनियम 1897 की कोरोना नियंत्रण में उपबंधित भूमिका बताइए। इस अधिनियम के अंतर्गत किसी महामारी को रोकने के लिए कानूनी प्रावधान जो है वो किए गए हैं।
इस अधिनियम में कुल मिलाकर 4 धाराएं हैं। यह संभवतः सबसे छोटा अधिनियम है। धारा 1, धारा 2, धारा 3, धारा 4। इस अधिनियम का नाम महामारी अधिनियम 1897 है। यह अधिनियम संपूर्ण भारत पर लागू होता है। महामारी को रोकने के लिए राज्य सरकार को विनियम बनाने और विशेष उपाय करने की शक्ति जो है वो धारा 2 प्रदान करती है। जबकि अगर धारा 2A भी इसमें है, जो किसमें केंद्र सरकार की शक्तियाँ हैं उसके बारे में बताया गया है। धारा 3 में क्या बोला गया है, इस अधिनियम के तहत जारी किए गए सरकारी आदेश या विनियम का उल्लंघन करना अपराध की श्रेणी में शामिल होगा और इस अपराध के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत सजा दी जा सकती है। धारा 4 जो है वो क्या है, अगर कोई व्यक्ति इस अधिनियम की मूल भावना का अनुसरण करते हुए किसी महामारी को रोकने का प्रयास करता है तो उसके खिलाफ कोई कानूनी कदम नहीं उठाया जाएगा। तो इस तरह से जो है ये धाराएं जो है ये महामारी अधिनियम 1893 में मेंशन है। नेक्स्ट है कोरोना महामारी के नियंत्रण के संदर्भ में भारत द्वारा किए गए प्रयास। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये, IAS हो चाहे RAS हो या फिर कोई और एग्जाम्स के लिए। 21 दिनों की राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 24 मार्च 2020 को की गई थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 3 मई 2020 भी किया गया था। भारत में लॉकडाउन विस्तार की घोषणा प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा 14 अप्रैल 2020 को की गई। भारत में कोरोना वायरस महामारी संबंधी जानकारी नीचे प्रस्तुत की गई है। अब इसमें भारत में नोवेल कोरोना वायरस का पहला केस जो है वो 30 जनवरी 2020 को केरल में पाया गया था, जो कि वुहान विश्वविद्यालय से लौटी एक महिला छात्र थी। 2 और केस केरल में ही दर्ज किए गए थे। केरल सरकार द्वारा राज्य आपातकाल की घोषणा जो है वो कर दी गई थी। 3 मार्च 2020 को 2 नवीन केस दिल्ली और तेलंगाना में दर्ज किए गए थे। फिर 15 मार्च 2020 को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर सार्क समूह के नेता कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए सामूहिक रणनीति बनाने हेतु वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक मंच पर आए। इस दौरान भारत ने स्वैच्छिक योगदान के लिए कोविड-19 आपातकालीन जो फंड है का प्रस्ताव भी रखा। इस फंड हेतु 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान भी जो है भारतीय प्रधानमंत्री ने किया था। 11 मार्च 2020 को भारत में कोविड-19 संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने महामारी अधिनियम 1893 जो है उसको लागू कर दिया गया है। सरकारी प्राधिकारियों के द्वारा वायरस के प्रसार की रोकथाम हेतु निम्न कदम उठाए गए हैं, जो इस प्रकार है। 15 जनवरी तक कोई भी व्यक्ति जो चीन से लौटा है उसे स्वयं को क्या करना पड़ेगा, क्वारंटाइन जो है वो करना पड़ेगा। उसके बाद में चीन से ही नहीं किसी भी अन्य देश से लौटा है तो उसको क्वारंटाइन जो है वो 14 दिनों के लिए होना पड़ेगा। सरकार द्वारा चीन के लिए यात्रा हेतु गाइडलाइन जारी की गई तथा लोगों से वहां यात्रा न करने की अपील की गई। चीनी यात्रियों के लिए ई-वीज़ा सुविधा को ब्लॉक कर दिया गया तथा पहले से प्रदान किए गए ई-वीज़ा को भी निरस्त कर दिया गया। चीन के साथ फिजिकल वीज़ा की ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए प्रस्तुत निवेदन करने को भी निरस्त कर दिया गया। एयर इंडिया द्वारा वुहान में फंसे 670 भारतीय तथा मालदीव के 7 व्यक्तियों को भी वापस लाया गया। ज़्यादातर भारतीय छात्र थे जो चीन में अध्ययन हेतु गए थे। रेस्क्यू किए गए व्यक्तियों का मेडिकल परीक्षण करने के बाद उन्हें क्वारंटाइन किया गया। सरकार के द्वारा इटली, ईरान, फ्रांस, स्पेन, USA तथा अन्य देशों में फंसे भारतीय नागरिकों को भी वापस लाया गया। लगभग 2000 से ज़्यादा नागरिकों को जो है वो चीन सहित अन्य देशों से वापस लाया गया। वर्तमान में वैश्विक परिस्थितियों के मद्देनजर भारत में सभी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, समुद्री अड्डों पर थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था सरकार द्वारा की गई है। लोगों के द्वारा विदेश यात्राओं से संबंधित फॉर्म जो है वो अनिवार्य भरे जाएंगे। कोविड वैक्सीनेशन 16 जनवरी 2021 से भारत में कोविड टीकाकरण प्रारंभ किया गया। 16 जनवरी 2021 से इस चीज़ के पहले चरण में लगभग 3 करोड़ स्वास्थ्य कर्मी, दूसरे चरण में 50 वर्ष से अधिक उम्र के और फिर तीसरे चरण में 50 वर्ष से कम उम्र के, और अब तो 1 मई 2021 से जो है 18+ के युवाओं को भी जो है वो टीकाकरण जो प्रारंभ कर दिया गया है। बाद में टीके का पहला डोज जो है ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना कि इतने लोगों को जो है टीका लगा, क्योंकि अभी हाल ही में जो है वो जो है संख्या काफ़ी चेंज हो चुकी है। तो ये आप थोड़ा जो लेटेस्ट अपडेट है उसमें देख लीजिएगा कि कितने लोगों का वैक्सीनेशन जो है वो अभी तक हो चुका है। भारत में आई थिंक 32.38 लाख लोगों का जो है वो 32.38 करोड़ लोगों का जो है वैक्सीनेशन आई थिंक हो चुका है। नेक्स्ट हम बात करें कोरोना नियंत्रण के संदर्भ में भारत के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ क्या क्या हैं, विस्तृत वर्णन कीजिए। व्यापक जनसंख्या। भारत विश्व में द्वितीय सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। यही वजह कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन के द्वारा कोविड-19 के प्रसार की संभावनाएं अधिक थी, इसीलिए सेकेंड वेव में भी यही हुआ, फर्स्ट वेव में भी ऐसा ही हुआ। साक्षरता दर। भारत में साक्षरता दर 74.04 है। यह मात्र औसत है जो कि अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग है। ज़्यादातर लोग गरीब, कम साक्षर, निरक्षर, अनपढ़ लोगों की श्रेणी में आते हैं। ज्ञान व जागरूकता के अभाव में कोविड-19 जैसी घातक बीमारियों की रोकथाम हेतु उपायों को करने में कम सक्षम होते हैं। स्वच्छता का भी निम्न स्तर है। सैनिटाइजेशन जो है वो नहीं है, सैनिटेशन जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं है, ठीक है, तो ये प्रयोग में शामिल जो है वो कम है। स्वास्थ्य हेतु आधारभूत संरचना। इटली, USA व चीन सर्वाधिक प्रभावित राष्ट्र है।
जिनके पास क्रमशः 3.2, 2.8, 4.3 हॉस्पिटल बेड प्रति व्यक्ति 1000 व्यक्ति पर उपलब्ध है। वहीं भारत में केवल 0.5 बेड जो है वो 1000 व्यक्ति पर उपलब्ध है, 2017 के आंकड़ों के अनुसार ये कहा गया है। और कुल आईसीयू में भी लगभग 1 लाख से कम है। ये हमारे यहाँ गंभीर रूप से पीड़ित लोगों के उपचार को जो है वो प्रभावित करता है। स्वास्थ्य कर्मी जो है उनकी भी कमी है। WHO के निर्देशानुसार डॉक्टर व रोगियों का अनुपात जो है वो भी 1:1000 होना चाहिए, किंतु भारत में जो है वो 1445 रोगियों पर जो है वो 1 डॉक्टर उपलब्ध है, अर्थात भारतीय डॉक्टर रोगी अनुपात जो है वह 1:1445 है। स्वास्थ्य कर्मियों तथा पैरामेडिकल स्टाफ और नर्सेज की उपलब्धता भी जो है जरूरत से ज़्यादा कम है, जितनी ज़रूरत है उससे काफ़ी कम है। फिर नेक्स्ट है कानूनों को निष्पादित करने की क्षमता का निम्न होना, यानी कानून जो है उनको निष्पादन करने की क्षमता भी यहाँ पर क्या है, कम है। किसी भी कानून को लागू करने, निष्पादित करने, कार्यान्वित करने हेतु समय समय पर सही आंकड़े प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी वो जो होती है वो सरकार की होती है। फिर गरीबी, यह गंभीर चिंता का विषय है। भारत नाइजीरिया के पश्चात द्वितीय सर्वाधिक गरीबी व्यक्तियों वाला देश है, तो गरीबी भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, भुखमरी भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। अनौपचारिक श्रमिक व प्रवासी श्रमिकों से जुड़े हुए मुद्दे, भारत में एक बड़ी संख्या में अनौपचारिक श्रमिक जैसे सफाई कर्मी, दिहाड़ी श्रमिक आदि उपलब्ध हैं, जिन्हें लॉकडाउन के समय बिना किसी सरकारी मदद व जन सहायता के गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ा। कार्यस्थल से वापस अपने गांव नगरों तक लौटना पड़ा। दिहाड़ी और मजदूरी प्राप्त न होना, भूखे प्यासे भटकना आदि गंभीर समस्याएं थी, जिसने कोविड-19 के कम्युनिटी ट्रांसमिशन के खतरों को कई गुना बढ़ा दिया। हालांकि सेकंड वेव जो आई थी उसमें ऐसा जो सिचुएशन थी वो अराइज नहीं हो पाई, उसमें अलग टाइप की सिचुएशन जो है वो अराइज हुई। फर्जी खबरें अफवाहों के कारण संक्रमण का खतरा बढ़ सकता था, क्योंकि सोशल मीडिया पर गलत जानकारी के प्रसार से भगदड़ की स्थिति उत्पन्न हो सकने वाली भावना भी थी। संभावना जो है ऐसी हो गई थी कि भगदड़ी मच सकती है। आर्थिक मंदी, कोविड-19 में लॉकडाउन लगाने तक कई तरह के प्रतिबंधों के परिणाम स्वरूप आर्थिक मंदी की जो है स्थिति भी जो है वो डेवलप हो गई। आर्थिक मंदी के कारण बेरोजगारी की दर में वृद्धि हो गई, लोगों को नौकरियों से हटाया जाने लगा, बेरोजगारी बढ़ने का प्रमुख कारण बन गई और ये असंगठित क्षेत्रों में सबसे अधिक देखने को मिली। वित्तीय सहायता न मिल पाने से कई सारे स्टार्टअप जो है वो फेल हो गए हैं और कई जो छोटे छोटे बिजनेस थे वो भी इसमें क्या है फेल हो चुके हैं। तो इस तरह से आज हमने देखा कि कोविड-19 से रिलेटेड जो है ये प्रश्न और उनके उत्तर क्या क्या है। ठीक है, ये पार्ट 1 जो है वो कंप्लीट हुआ। पार्ट 2 में हम और क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसको मैं जल्द लेकर ही आऊँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।